इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर है इन्वायरमेंट। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है इन्वायरमेंट। जैसे आप 6th क्लास से 7th में आए, 6th में आपने ज्योग्राफी में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी थी, अब हम 7th में भी कुछ इसी तरह से बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में। ऐसी चीजें जो आपके आजू बाजू आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, सीखोगे जिनसे, तो वही सारा सब कुछ हम इस साल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो है हमारा वो कौन सा है? इन्वायरमेंट। अभी कितने लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में पता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है? सोचिए, ठीक है, आप 7th क्लास में आ चुके हैं तो अब आपको थोड़ा नए नए शब्दों को जानना चाहिए। अच्छा, 5th क्लास तक तो एक बुक ही थी हमारी, इन्वायरमेंट साइंस, ईवीएस की बुक। उसमें हम क्या पढ़ते थे? पेड़ पौधे, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते थे, हमारे अर्थ के बारे में, इंडिया के बारे में सारी चीजें पढ़ते थे, कल्चर के बारे में। तो वैसे ही इस साल भी ज्योग्राफी में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, हमारे पेड़ पौधों के बारे में, हमारी इन्वायरमेंट के बारे में। तो जो पहला चैप्टर आपका स्टार्ट होता है वो इसी टर्म के साथ में स्टार्ट होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है। अभी इन्वायरमेंट क्या होता है हम ये रवि की कहानी से समझेंगे, स्टोरी ऑफ रवि, रवि की कहानी से समझेंगे। अब रवि कौन है? तो रवि ऐसा नहीं है कि आप आपकी क्लास में किसी बच्चे को ढूंढोगे कि रवि तुम्हारी कहानी पढ़ेंगे क्या आज हम, नहीं। रवि की कहानी मतलब क्या है? एक इमेजिनरी बॉय है, ठीक है, एक लड़का है, इमेजिन किया हुआ है, और उसकी एक कहानी के थ्रू आपको बताया जाएगा कि इन्वायरमेंट क्या होती है। समझे? तो देखो, इन्वायरमेंट क्या होती है, इस चीज को अगर आप समझेंगे तो इन्वायरमेंट कुछ नहीं होती है। वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग इज इन्वायरमेंट। नहीं आया समझ में? अभी मैं समझाता हूं। रवि की कहानी कुछ इस तरह से है कि रवि अपने एक लंबे समर वेकेशन के बाद में अब स्कूल जाता है। आप लोग भी जैसे ऑब्जर्व करते होंगे ना, गर्मियों की छुट्टी के बाद में जब हम स्कूल जाते हैं तो कितना कुछ बदल जाता है। स्कूल के आजू बाजू में जो रोड्स रहते हैं उन रोड्स पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। कहीं पेड़ कट जाते हैं, कहीं नए पेड़ लग जाते हैं, कहीं किसी ने नया घर बना लिया होता है, स्कूल में कलर बदल जाते हैं, स्कूल में नई नई चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक। तो उसी तरह से रवि भी जब अपने एक लंबे समर वेकेशन के बाद में स्कूल जाता है तो वो बहुत सारे चेंजेस को ऑब्जर्व करता है। और जो सबसे बड़ा चेंज वो ऑब्जर्व करता है, वो ऑब्जर्व क्या करता है कि उसकी स्कूल के बाजू में जो प्लेग्राउंड था, जो प्लेग्राउंड उसे बहुत पसंद था, उस प्लेग्राउंड में क्या तितलियां उड़ा करती थी, बटरफ्लाइज होती थी, सॉफ्ट ग्रास होती थी, ठीक है, उसी के साथ साथ में मैरीगोल्ड के फ्लावर्स हुआ करते थे, और ये सारी चीजें रवि को बहुत पसंद थी। लेकिन अफसोस क्या होता है कि वो प्लेग्राउंड में बड़े बड़े गड्ढे थे, ठीक है। बड़े बड़े गड्ढे क्यों कर दिए गए थे? बड़े बड़े गड्ढे इसलिए किए गए थे क्योंकि अब उस प्लेग्राउंड के ऊपर बिल्डिंग बनने वाली है। उस बिल्डिंग में काफी सारे फ्लैट्स बन जाएंगे, और ठीक। अब ये सारी चीजें देखकर सुनकर रवि को बड़ा बुरा लगता है। ही वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, लगभग आंसू आ गए थे रवि को। फिर उसी दिन मॉर्निंग असेंबली में उनकी जो प्रिंसिपल होती है, प्रिंसिपल भी इस चीज को क्या करती है, एड्रेस करती है और बताती है कि सी आर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, मतलब हमारी इन्वायरमेंट बदल रही है। अब 7th क्लास में रवि जैसे आप लोग हैं, आपको भी शायद अगर इन्वायरमेंट का मतलब नहीं पता है तो रवि जैसे आप अपने टीचर से पूछोगे, रवि ने भी अपने टीचर से पूछा कि इन्वायरमेंट का मतलब होता क्या है। किस टीचर से पूछा होगा? सोशल साइंस टीचर से, ठीक है। तो सोशल साइंस टीचर बताते हैं इन्वायरमेंट का मतलब ही होता है वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, मतलब वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग, हम अपने आजू बाजू जो भी देखते हैं वो हमारी इन्वायरमेंट होती है। जैसे आपने सुना होगा, पेरेंट्स अधिकतर कहते हैं कि यू शुड लिव इन दी गुड इन्वायरमेंट, या फिर अच्छे इन्वायरमेंट में रहोगे तो अच्छे इंसान बनोगे, सारी चीजें। तो इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ प्रकृति नहीं होती, सिर्फ नेचर या फिर नेचुरल थिंग्स को आप इन्वायरमेंट नहीं बोलोगे। इन्वायरमेंट हर चीज से कंप्राइज होती है। तो वैसे ही रवि ने भी उसकी टीचर से कहा है कि जब रवि की टीचर ये आंसर देती वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग इज योर इन्वायरमेंट, तो रवि एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मेरे सराउंडिंग में तो अब सारी चीजें आती है, टेबल, फैन, चेयर, मेरे फ्रेंड्स, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड, आप, तो क्या सारी चीजें इन्वायरमेंट बन गई? तो जी हाँ, सारी चीजें इन्वायरमेंट बन गई। लेकिन यहां पर आपको एक चीज का ध्यान देना होगा, कुछ नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है और कुछ जो होता है वो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। तो जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, पशु पक्षी हो गए, पानी हो गया, पहाड़ हो गया, तो ये सारा सब कुछ नेचुरल है। तो ये आपकी नेचुरल इन्वायरमेंट हो गई। और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट अगर बात की जाए तो जैसे कि मार्कर है हमारे पास में, तो ये हमारा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट हो गया। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या करती है? इन्वायरमेंट बनाती है। तो इस सेंस में अगर मैं कहूं, वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग इज आर इन्वायरमेंट। आ गया समझ में इन्वायरमेंट क्या होता है? सिंपल सी चीज थी। अब इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, और अगर हमारी इन्वायरमेंट नहीं होगी हमारे आजू बाजू तो हम अपनी लाइफ को नहीं चला पाएंगे। जैसे हमें खाने के लिए क्या चाहिए रहता है? खाना चाहिए रहता है, पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए रहता है, और ये सब कुछ हमें कहां मिलता है? हमारी इन्वायरमेंट में मिलता है।
तो इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स अस एयर, वाटर, फूड, लैंड। ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती है? हमारी इन्वायरमेंट से मिलती है। उस सेंस में इन्वायरमेंट क्या है? इस सेंस में इन्वायरमेंट काफी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, हमारे जीने के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए। हमें अपने आप को सर्वाइव करे रखना है तो उसके लिए क्या हमारा इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, तो आई होप आपको इस बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो में, इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें मैंने आपको इन्वायरमेंट के बारे में कुछ बताया, रवि की कहानी बताई। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में हम बायोटिक के बारे में पढ़ेंगे, अबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। नेचुरल इन्वायरमेंट में हम इकोसिस्टम को समझेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में कि ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग होगा चैप्टर, कुछ नई चीजें आपको जानने को मिलेगी और इसी के साथ क्या होगा कि आपका नॉलेज एनहांस होगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इन्वायरमेंट क्या होता है, इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। क्लियर है? तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब इसी तरह से हर वीडियो में एक एक टॉपिक को ज्यादा एक साथ नहीं पढ़ेंगे, एक टॉपिक एक वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बारे में पिछले वीडियो में हमने कुछ डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था कि इन्वायरमेंट क्या होती है, और उसी के साथ साथ हमने आपको यह भी बताया था कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम हर टॉपिक को एक एक पार्ट में पढ़ते चलेंगे, एक एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते चलेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? अब मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं कि हमेशा नेचुरल थिंग्स को ही आप इंक्लूड करोगे, ठीक है। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट भी होती है, ह्यूमन इन्वायरमेंट भी होती है, उन चीजों को भी हम कंसीडर करते हैं। तो उस सेंस में इन्वायरमेंट क्या है? एक ब्रॉड टर्म है, काफी सारी चीजें उसमें आती है। जैसे अगर आप देखोगे तो डेफिनेशन क्या कहती है? प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर, ठीक है। प्लेस जगह हो गई, पीपल लोग हो गए, थिंग्स वस्तु हो गई, वो लिविंग थिंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। नेचर जो प्रकृति है हमारे आजू बाजू, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है? ये सारी चीजें मिलकर इन्वायरमेंट बनाती है। तो प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग से, हमें पेड़ पौधे, हमारे आजू बाजू जगह होती है, हमारे आजू बाजू लोग होते हैं, हमारे आजू बाजू चीजें होती है, थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग भी होती है, लिविंग भी होती है, और नेचर होता है। अब जब ये सारी चीजें सराउंड कर लेती किसे? एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। आ गया डेफिनेशन? यही आपको एग्जाम में लिखना है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, कि जितनी भी चीजें होती हैं, प्लेस, पीपल, थिंग, नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। क्लियर है डेफिनेशन? याद हो गई? यहीं पे याद करना है। फिर क्या होता है, अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट दो तरह की होती है, नेचुरल इन्वायरमेंट और अगला ह्यूमन इन्वायरमेंट होती है। तो नेचुरल और ह्यूमन दो तरह की इन्वायरमेंट होती है। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में बायोटिक और अबायोटिक होता है। बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है, ये आपको समझा देते हैं। देखिए, तो नेचुरल इन्वायरमेंट में बायोटिक यानी क्या होता है कि द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक मतलब जिसके अंदर जान होती है। अब मैं आपको दो चीजें समझाता हूं, जैसे पहाड़ है, ठीक है, सूरज है, सूरज चाचा, और क्या क्या आता है पिक्चर में अगर हम देखें तो नदी है, ठीक है, ये नदी है, ये ड्राइंग। तो ये क्या हो गया? ये हमने नेचर बनाया। अब यहां पे आप हो, ठीक है, और यहां पे मैं भी हूं, ठीक है। आप, ये क्या हो गए? हम लोग हो गए। अब इस सेंस में अगर आप देखोगे तो क्या होता है, बायोटिक और अबायोटिक में आपको समझाता हूं। तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट होती है, पूरा सब कुछ नेचुरल है। इस नेचुरल इन्वायरमेंट में दो चीजें होती है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो हम लिविंग है, ठीक है, तो ये हमारा जो वर्ल्ड है ये बायोटिक कहलाएगा। एग्जांपल प्लांट्स और एनिमल्स, ये नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया हमारा। नेचुरल इन्वायरमेंट का भी कौन सा पार्ट हो गया? बायोटिक। तो बायोटिक इन्वायरमेंट इज दैट पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट which consist of the living organism। एग्जाम्पल गिवन में प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स एनिमल्स किस में आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर जान होती है, वो बायोटिक हो गए। और दूसरा नेचुरल पार्ट, ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया? बायोटिक वाला हो गया। अब अबायोटिक क्या होता है? अ वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। नॉन लिविंग एलिमेंट्स जैसे ये क्या है? ये भी नेचुरल है सब कुछ, सूरज, पहाड़, नदी, ये सब कुछ भी नेचुरल है, लेकिन ये इनके अंदर जान है क्या? नहीं ना। पहाड़ ऐसा थोड़ी ना कि पहाड़ खाना खाता है, पहाड़ पैदल चल के कहीं जा रहा है, आपको जाते हुए दिखेगा ये देखो ये पहाड़ जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो
उस सेंस में क्या है कि नेचुरल इन्वायरमेंट का वो वाला पार्ट जिसके अंदर जान नहीं होती, जो नॉन लिविंग होता है, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। एग्जांपल गिवन में लैंड, जैसे जमीन देखोगे, लैंड, रिवर, माउंटेन, तो ये सारा सब कुछ क्या कहलाएगा? अबायोटिक। आया ना समझ में? तो इन्वायरमेंट के अंदर नेचुरल इन्वायरमेंट होती है, नेचुरल इन्वायरमेंट में बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक कौन सा पार्ट होता है? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अबायोटिक कौन सा पार्ट होता है? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। एग्जांपल गिवन में लैंड हो गया। क्लियर है? तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया। अब यहीं पे अगर हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट, मैंने वही कहा था कि सिर्फ नेचर थोड़ी ना होता है, इन्वायरमेंट के अंदर दूसरी चीजें भी होती है। तो इन्वायरमेंट में ह्यूमन इन्वायरमेंट भी होता है। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंदर क्या आता है? तो एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के आपस में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स ने क्या करा, मिट्टी, जमीन जो थी तो जमीन से मिट्टी निकाली, उस मिट्टी से ईंटें बनाई, ईंटों से सीमेंट और ये सारी चीजें बना के घर बना लिया। तो एक्टिविटीज एंड क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स आपस में जो क्रिएट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो ह्यूमन इन्वायरमेंट हो जाता है। अगर आप आपकी बुक में ये डायग्राम देखेंगे, ठीक है, वाला डायग्राम सभी लोग देखेंगे अब, तो अब इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इन्वायरमेंट जो होती है, तो उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो देखो उसमें क्या होता है? नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में बायोटिक, अबायोटिक दोनों होता है, ठीक है। तो अब नेचुरल इन्वायरमेंट में आप जैसे आप देखोगे वाटर होता है, ठीक है, एयर होता है, लैंड होता है, लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग थिंग्स, इनके अंदर जान होती है। आपकी बुक में भी है ना डायग्राम। तो उस सेंस में क्या हो गया? ये नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया। अब अगर हम देखें नेचुरल इन्वायरमेंट में एक पार्ट नेचुरल इन्वायरमेंट, दूसरा ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड मतलब ह्यूमन इन्वायरमेंट जो हो गया, अगर उसकी बात करें तो बिल्डिंग्स, पार्क, रोड, ब्रिज, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें किसने बनाई है? ह्यूमन बींग्स ने बनाई है। तो ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड लगा दिया ना आगे, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट हो गया। अब कुछ ह्यूमन इन्वायरमेंट भी होती है। ह्यूमन इन्वायरमेंट मतलब क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स ने ऐसा दिखता नहीं है। अब मान लो हमने रिश्ते बनाए हैं। रिश्ते कैसे बनाए कि आप मेरे भाई बन जाते हो, मैं आपकी बहन नहीं, मैं भी आपका भाई बन जाता हूं, ठीक है। तो वो क्या हो गया? वो एक तरह से हमारे द्वारा एक कंस्ट्रक्ट किया गया इन्वायरमेंट है, वो हमने कंस्ट्रक्ट किया, जो दिख नहीं रहा है लेकिन है। तो वो क्या होता है? वो ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है। जैसे इंडिविजुअल्स, फैमिली। अब फैमिली क्या है? फैमिली कंस्ट्रक्ट की है, आपस में हमने इमोशंस से बनाई है ना, तो ये क्या है? ये ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट है। कम्युनिटी, रिलीजन। रिलीजन क्या होता है? धर्म। ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान ने ऊपर से धर्म बना के भेजा है, वो तो नीचे मनुष्य ने बनाया ना, ह्यूमन बींग्स ने बनाया। तो रिलीजन, एजुकेशन, ठीक है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारी चीजें ह्यूमन इन्वायरमेंट होती है जो ह्यूमन बींग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये क्या है? ह्यूमन मेड है। ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स हमने बनाई है, दिख रही है, लेकिन ये हमारी वैल्यूज, हमारी इमोशंस से बनी है, तो ये ह्यूमन इन्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में ध्यान रखना है, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, ठीक है। और उसी के साथ साथ में अब क्या होता है? ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट पढ़े थे। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट, या फिर देखा जाए इन्वायरमेंट क्या होता है, तो वो सिर्फ नेचर तक सीमित नहीं होती है। बताया था मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से ह्यूमन इन्वायरमेंट होती है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट होती है। तो इन्वायरमेंट एक ब्रॉड टर्म है। अब हम उन ब्रॉड टर्म्स को एक एक करके समझने वाले हैं सारी चीजें। तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होती है वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला अगर सवाल यही मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज नेचुरल इन्वायरमेंट? नेचुरल इन्वायरमेंट होता क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें क्या है? ये नेचुरल इन्वायरमेंट है। अब इसमें कुछ चीजें बायोटिक होती है, कुछ अबायोटिक होती है। बताया था ना पिछले वीडियो में, बायोटिक मतलब जिसमें लाइफ होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे बायोटिक और नॉन लिविंग सारे अबायोटिक हो जाते हैं, ठीक। तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारा सब कुछ क्या बनता है? ये सारा सब कुछ मिलकर बनता है नेचुरल इन्वायरमेंट। क्लियर? अब इट कंप्राइजेस द नेचुरल इन्वायरमेंट, जो चीज मैंने आपको बताई। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में देखो तीन चीजें होती हैं, मतलब हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब ये तीनों चीजें क्या है मैं आपको बताते चलता हूं। तो तीनों चीजें एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं, फिर ये डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो एक ही वीडियो में हम सारा सब कुछ समझ लेंगे। देखो, लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर होता है सॉलिड क्रस्ट ऑन दी सॉलिड क्रस्ट ऑन दी हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ, ठीक। इस स्टेटमेंट से समझ जाना है आपको कि जो क्रस्ट होती है, सॉलिड क्रस्ट ऑन दी हार्ड टॉप लेयर ऑफ दी अर्थ, जैसे ये पूरा अर्थ है, ठीक है।
अब इस अर्थ की जो टॉप लेयर होती है, ये मिट्टी वाली जो होती है, तो ये लिथोस्फीयर कहलाती है। तो जैसे हम अगर इसका एक पार्ट काट के ले आते हैं, ठीक है, ये पूरा अर्थ था, अर्थ का एक पार्ट अगर हम देखते हैं तो ये तो समुद्र हो गया, इसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, पानी, अभी आगे बताऊंगा मैं। लिथोस्फीयर में क्या होता है, जो अर्थ क्रस्ट होती है, जो जमीन होती है ना, मिट्टी, उसे कहा जाता है लिथोस्फीयर, ठीक है। तो सॉलिड क्रस्ट ऑन दी हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। आगे क्या देखें, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर्स ऑफ सॉइल। तो ये देखोगे आप, तो ये क्या रहता है, इसमें रॉक्स, मिनरल्स, ये सारी चीजों से बनी रहती है, और ऊपर की तरफ एक थिन लेयर रहती है सॉइल की, जैसे हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो सॉइल हो गया। तो ये अर्थ इस तरह से बना रहता है, क्लियर है। मतलब नीचे क्या रहता है, मिट्टी, पत्थर, बड़े बड़े मिनरल्स, ये सारी चीजें रहती है, और ऊपर से एक सॉइल की लेयर रहती है, तो वो लिथोस्फीयर मिलकर बनाती है, क्लियर। फिर आगे अगर देखें तो लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। अब जैसे एक लिथोस्फीयर है, आपने बोल दिया कि जो जमीन है, अभी के लिए समझ लो इतना क्या है कि जमीन जो है वो लिथोस्फीयर हो गई। अब जमीन पे हम क्या क्या देखते हैं, पहाड़ भी जमीन से बना होता है, ठीक है, उसके नीचे भी तो पैर रखने की जगह होती है, पहाड़ भी जमीन से बने होते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज भी जमीन से बने होते हैं, प्लेट्यू भी जमीन होती है। प्लेट्यू क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे वो हिस्सा जमीन का जो इस तरह से होता है, प्लेन जो एरिया रहता है, प्लेन एरिया के ऊपर टेबल टॉप लैंड, मतलब ऐसा उठा हुआ एरिया रहता है, चढ़ाव रहता है, फिर ऊपर से प्लेन रहता है। और माउंटेन्स में क्या रहता है, माउंटेन्स में पीक्स रहते हैं इस तरह से, तो ये माउंटेन्स होते हैं। और जो प्लेट्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, टेबल टॉप लैंड होते हैं। टेबल टॉप लैंड मतलब टेबल की तरह रहते हैं, जमीन से ऊपर, और ऊपर की तरफ जाके प्लेन रहते हैं, तो ये प्लेट्यूज होते हैं। तो माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स। प्लेन्स क्या है, ये प्लेन एरिया हो गया, तो फिर जैसे खेत वगैरह होते हैं जो प्लेन होते हैं एकदम, तो वो प्लेन एरियाज हो गए। वैलीज, वैलीज मतलब क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच में जो वादियां रहती है ना, ये वैली हो गई, तो ये वैलीज हो गई। तो इस तरह से लिथोस्फीयर में ही तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है हमें। तो लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें रहती है। आगे समझ में, फिर आगे देखिए, लिथोस्फीयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। We also get minerals from lithosphere। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, लिथोस्फीयर वो डोमेन है जो हमें क्या देता है, फॉरेस्ट देता है। जंगल कहां लगेंगे, आपके सिर पर नहीं लगेंगे जंगल, जंगल कहां लगेगा, जंगल हमारे जमीनों पे लगते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग मतलब क्या है, जैसे अब जो जानवर रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वो लोग ग्रेज करेंगे, चारा खाएंगे, तो उन्हें चारा कहां मिलेगा, हवा में थोड़ी ना है कि ऐसे बस आ कर देंगे और उनके मुंह में चारा आ जाएगा बहुत सारा। तो ग्रासेस भी कहां मिलेगी आपको, जमीन पे मिलेगी, जमीन मतलब लिथोस्फीयर पे। लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, आपको खाना खाना है तो आपके खाने के लिए भी खेती करोगे, आप कहां करोगे, छत पे नहीं करोगे ना, जमीन पे करोगे। तो फिर रहना है तो रहने के लिए घर कहां बनाओगे, जमीन पे बनाओगे। तो इस सेंस में लिथोस्फीयर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्यों, क्योंकि हम देखते हैं लिथोस्फीयर पे ही सारी चीजें हो रही है, ह्यूमन सेटलमेंट, ग्रेजिंग के लिए घास जो है वो यहां से मिल रही है, ये सारी चीजें। वी ऑल्सो गेट मिनरल्स फ्रॉम लिथोस्फीयर। और जो लिथोस्फीयर में अगर बात की जाए तो मिनरल्स जैसे क्या होता है, मिनरल्स में अगर आपको मान लीजिए कोल चाहिए, आयरन चाहिए, तो ये सारी चीजें कहां से मिलती है, सब मिट्टी में से ही तो निकलता है। तो लिथोस्फीयर इस सेंस में हमारे लिए क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आया समझ में आपको। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में हमने देखा कि तीन चीजें, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। तो हमने लिथोस्फीयर को समझ लिया, ठीक है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट में लिथोस्फीयर को हम समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट करते हैं क्या, अब हम नेक्स्ट आते हैं लिथोस्फीयर के बाद में हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है अभी बताइए मुझे आप। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी वाला जो पार्ट होता है वो हाइड्रोस्फीयर होता है। पानी वाला पार्ट मतलब क्या, कि अर्थ का वो सारा पार्ट, नेचुरल एनवायरनमेंट का वो पार्ट जहां पे पानी होता है, ये पानी है इस तरह से, ठीक है। तो पानी वाला जो पार्ट होता है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। हाइड्रोस्फीयर में क्या देखें, द डोमेन ऑफ द वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। तो जहां पे पानी होगा उस डोमेन को क्या कहा जाएगा, उस डोमेन को कहा जाएगा हाइड्रोस्फीयर। क्लियर, चलो अब आगे देखते हैं। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज। तो अब इसमें क्या होता है हाइड्रोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में तरह तरह की चीजें आती है, तरह तरह की चीजें। जैसे पानी, यहां पे आपको फोटोग्राफ में सिर्फ एक झरना दिख रहा है, एक वाटरफॉल दिख रहा है, लेकिन पानी सिर्फ वाटरफॉल से थोड़ी ना मिलता है। पानी हमें कहां कहां से मिलता है, पानी जैसे हम देखें नदी से मिलता है, रिवर से, तालाबों से मिलता है, पॉन्ड से, लेक से मिलता है, ठीक है। उसके बाद में ग्राउंड वाटर भी होता है। तो उस सेंस में क्या है कि डोमेन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर, बट हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेस। वेरियस सोर्सेस क्या क्या है, इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर
एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज, एग्जांपल गिवन में रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस, ये सारी चीजें। तो ये सारा सब कुछ क्या बनता है मिलके, ये सारा सब कुछ मिलके बनता है हाइड्रोस्फीयर। क्लियर है पानी वाला पार्ट। अब इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मुझे आप बताइए कि कैसे ये एसेंशियल है सभी के लिए, कैसे एसेंशियल है सभी के लिए? क्योंकि देखो लाइफ पॉसिबल नहीं है बिना पानी के। आप क्या जिंदा रह सकते हो बिना पानी के? क्या मैं जिंदा रह सकता हूं बिना पानी के? नहीं। बिना जमीन के भी मतलब हर चीज की जरूरत होती है, लेकिन वाटर जो है, वाटर और ऑक्सीजन, ये सारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो उस सेंस में क्या, इट इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू हैव अ प्रॉपर हाइड्रोस्फीयर या फिर अ क्लीन एंड सेफ हाइड्रोस्फीयर फॉर देम। उनके सर्वाइवल के लिए साफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हाइड्रोस्फीयर पढ़ा। तो अब क्या क्या पढ़ चुके हैं? देखो नेचर एनवायरनमेंट में दो डोमेन्स, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, ये दोनों पढ़ लिया हमने। अब आते हैं किस पे? अब आते हैं हम जो हमारा तीसरा नेचुरल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है, वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर मतलब हवा वाला, जमीन, पानी और हवा। अब तीसरी चीज क्या पढ़ेंगे हम? हवा को पढ़ने वाले हैं। जैसे ये यहाँ पे देखो आप फोटोग्राफ में, तो ये एक क्लियर एटमॉस्फेयर दिखा रहा है। क्लियर एटमॉस्फेयर मतलब कि आपका जमीन के ऊपर की जो अर्थ के ऊपर की एक थिन लेयर होती है, किसकी? एयर मासेस की, उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो क्या करते हैं हम? द थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहां पे देखो सराउंडिंग द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर इसलिए लिखा है क्योंकि क्या है, आपका ये पूरा अर्थ है मान लीजिए। ठीक, अब ये अर्थ में आपने क्या करा, ये अलग अलग कंट्रीज हैं अर्थ में। अब अर्थ का क्या है, अर्थ के चारों तरफ एक हवा का वातावरण बना रहता है। ठीक है, जैसे आप खड़े हैं कहीं पे जमीन पे, तो आप देखते हैं कि आपके ऊपर तक क्या है, हवा ही हवा है, सारी हवा, रोशनी, ये सारी चीजें होती है। तो एक थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो रहती है, एयर जो रहती है, उसे क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर कहा जाता है। आ गया समझ में? ये हो गया थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर बाद में द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अब इस चीज को भी समझना, मैंने क्या बताया, अर्थ है, ठीक, और अर्थ के क्या है, अर्थ के चारों तरफ अर्थ के चारों तरफ क्या बना हुआ है? अर्थ के चारों तरफ एक तरह से मैंने देखा एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो अभी इस चीज को आपको समझना है बहुत अच्छी तरह से कि एटमॉस्फेयर उड़ क्यों नहीं जा रहा। हवा है, हवा तो उड़ जाना चाहिए। तो वो उड़ता इसलिए नहीं है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करके रखता है? पकड़ के रखता है। किसको पकड़ के रखता है? उन पार्टिकल्स को, एयर पार्टिकल्स को पकड़ के रखता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस सेंस में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है। इट होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अराउंड इट मतलब अर्थ के आजू बाजू एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट, जो मतलब तीसरा स्फीयर जो पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेयर, उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या करता है? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन। अब देखो एक और चीज है, क्या होता है कि ये सन है, ठीक, अब ये सन है, दिख रहा है आपको भी। अब सन जो है, और आप यहां पे खड़े हो, आप अर्थ पे खड़े हो। अब सन की जो रेज आएगी, तो सन की रेज, अल्ट्रावायलेट रेज तो बहुत भयानक होती है। ठीक है, वो आपको हार्म भी पहुंचा सकती है। लेकिन क्या होता है कि हमारे ऊपर हमें दिखता नहीं है, लेकिन एक क्या होता है, एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, एयर पार्टिकल्स की एक थिन लेयर बनी हुई है जो क्या करती है, हमें बचा के रखती है उस एटमॉस्फेयर में। फिर आप जैसे ऊपर जाओगे तो ओजोन लेयर वगैरह ये सारी चीजें होती है। तो उससे क्या होता है, जो स्क्रॉचिंग हीट होती है, किसकी हीट होती है? सन की। ठीक है, हार्मफुल रेज जो होती है जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, तो इन सारी चीजों से क्या किया जाता है, इन सारी चीजों से आपको बचा के रखा जाता है। उस सेंस में आपको ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। अब इस एटमॉस्फेयर में ही क्या रहती है, बहुत सारी गैसेस रहती है, डस्ट पार्टिकल, जैसे हम गाड़ी पे निकलते तो देखते हैं कितनी धूल उड़ रही होती है, और बहुत नैनो पार्टिकल्स भी रहते हैं जो हमें दिखते भी नहीं, हम महसूस भी नहीं कर पाते हैं। तो उस तरह से डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, गैसेस रहती है, और वाटर वेपर्स, बारिश भी होती है। तो जैसे हम देखते हैं ना, कभी कभी क्या रहता है, गर्मियों में बहुत ड्राई एटमॉस्फेयर लगने लगता है, हमें बहुत ज्यादा क्या लगती है, बॉडी सूख सी जाती है और ये सारी चीजें होती है। लेकिन वहीं पे हम विंटर में देखते हैं या फिर रेनी सीजन में देखते हैं तो बहुत मॉइस्ट लगता है, ऐसा लगता है चारों तरफ गीला ही गीला हो रहा है। तो वो क्या है, वाटर वेपर्स भी एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं। ठीक है, तो इस सेंस में क्या है कि हमने यहाँ पे जो लिखा है स्टेटमेंट, कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स, तो ये सारी चीजें भी कहाँ होती है, एटमॉस्फेयर में होती है। अब चेंज इन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें अगर बदलाव होगा तो आपका वेदर और क्लाइमेट में बदलाव हो जाएगा। एग्जांपल दें आपको, एग्जांपल से समझिएगा। जैसे क्या होता है कि आप खड़े हैं,
ठीक, आप गर्मियों में जब खड़े हैं तो वहां पे एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, बहुत हॉट रहता है। हॉट कैसा रहता है, क्योंकि सनरेज डायरेक्ट आ रही होती है, गर्मियां बहुत ज्यादा होती है, तो आपका एटमॉस्फेयर अभी गर्म है, वहां पे जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, गर्म होते हैं, तो इस कारण से आपको गर्मी लग रही होती है। तो वेदर क्लाइमेट कैसा होता है, तब का गर्म होता है। फिर एटमॉस्फेयर अगर बदलेगा कब, विंटर्स में, जब सनरेज नहीं रहेगी तो अब आपको ठंड लगती है। क्यों, क्योंकि उस समय पे एयर पार्टिकल्स ठंडे होते हैं। क्यों, क्योंकि सनरेज नहीं होती है। तो उस तरह से जब जब एटमॉस्फेयर में चेंज होता है तब तक क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज होता है। मानते हो इस चीज को? तो यही सारा सब कुछ हमने पढ़ा किसमें, एटमॉस्फेयर में। अब इसी के साथ जो हमारे तीनों लेयर्स थे, तीनों स्फीयर थे जो नेचुरल एनवायरनमेंट के, नेचुरल एनवायरनमेंट के 3 स्फीयर कौन कौन से पढ़े हमने, लिथोस्फीयर पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर पढ़ा और एटमॉस्फेयर पढ़ा। ठीक है, अब तीनों स्फीयर पढ़ने के बाद में हमें क्या समझ में आता है कि आप मुझे बताइए, आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप सिर्फ जमीन पर रह लोगे, बिना पानी के, बिना हवा के? नहीं रह सकते हो ना। क्या आप सिर्फ पानी पर रह लोगे? ठीक है, आप जलपरी थोड़ी ना हो कि जो सिर्फ पानी में रह लोगे, आपको जमीन भी चाहिए रहेगी, हवा भी चाहिए रहेगी। और सिर्फ हवा में भी नहीं रह सकते हो, पियोगे क्या, रहोगे कहां पे, कैसे रहोगे, उड़ते थोड़ी ना रहोगे, पक्षी थोड़ी ना हो, पक्षी भी बैठता है। तो उस सेंस में क्या है कि किसी एक चीज से आदमी सरवाइव नहीं कर सकता है कि सिर्फ लिथोस्फीयर काफी होगा, सिर्फ हाइड्रोस्फीयर काफी होगा, या सिर्फ एटमॉस्फेयर काफी होगा। आपको एक मिक्सचर चाहिए रहेगा। तो मिक्सचर कहां बनता है, वो मिक्सचर बनता है बायोस्फीयर में। और जब बायोस्फीयर में मिक्सचर बनता है किसका, लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का और एटमॉस्फेयर का, तभी लाइफ फॉर्म पॉसिबल हो पाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर लाइफ फॉर्म इज पॉसिबल। अब देखो, एटमॉस्फेयर ये हो गया हवा, ठीक है, ये हाइड्रोस्फीयर हो गया और ये लिथोस्फीयर हो गया, 3 चीज जमीन। अब आप किसी भी एक में नहीं रह सकते, आपको तीनों चीजें चाहिए रहेगी। तो ये वाला जो पार्ट है, देखो ये जो बीच में एक सर्कल बनाया है, इन तीनों को हटा देते हैं अब हम। ठीक है, आपकी बुक में भी है डायग्राम, इसको देख सकते हो आप। तो ये वाला जो पार्ट है, मतलब आपको पानी भी है, हवा भी है, जमीन भी है, ये जहां पे लाइफ फॉर्म पॉसिबल है, ठीक है, जो थिन लेयर होती है जहां पे लाइफ फॉर्म पॉसिबल होती है, उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। और बायोस्फीयर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो लाइफ फॉर्म कहां एग्जिस्ट करता है, बायोस्फीयर में। और ये सारा सब कुछ हमने किस में पढ़ा है, नेचुरल एनवायरनमेंट वाले टॉपिक में पढ़ा है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट को एक बार अब कंप्लीट हो गया, सारा कंटेंट हमने आपको पढ़ा दिया। अभी आप एक बार स्नैप रिकैप करेंगे तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, ये सारी चीजें मिलकर नेचुरल एनवायरनमेंट बनाती है। नेचुरल एनवायरनमेंट में लिथोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है और उसी के साथ साथ एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, और ये हो गया, ये सारी चीजें अकेले अकेले किसी काम की नहीं है, उनके बीच में जो इंटरैक्टिव जोन रहता है, जैसे ये जो इंटरैक्टिव जोन है जहां पे सारी चीजें मिल रही हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर में क्या पॉसिबल है, बायोस्फीयर में लाइफ फॉर्म पॉसिबल है, मतलब जीवन यहां पर संभव है। ठीक है, तो यही सारा सब कुछ पढ़ा हमने किसमें, यही सारा सब कुछ पढ़ा हमने नेचुरल एनवायरनमेंट वाली हेडिंग में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपकी नेक्स्ट हेडिंग को उठाने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, इस चीज को पढ़ने वाले हैं हम इस वीडियो में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डायनामिक कंपोनेंट होता है हमारी पूरी इन्वायरमेंट का, जिसमें हमने देखा अलग अलग स्फीयर होते हैं। अलग अलग स्फीयर कौन कौन से देखे थे हमने, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और उसी के साथ साथ एटमॉस्फेयर। लेकिन लाइफ फॉर्म कहां पॉसिबल होता है, बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर यानी इंटरैक्शन जोन जो रहता है, जो तीनों स्फीयर जहां पे इंटरैक्ट कर रहे हो वो बायोस्फीयर बनता है। अब बायोस्फीयर की ही तरह एक इकोसिस्टम भी इंपॉर्टेंट चीज होती है। सवाल यही आता है व्हाट इज इकोसिस्टम, आप भी यही पूछेंगे कि है क्या इकोसिस्टम। तो देखिए, जो डेफिनेशन आपको बॉक्स में दी है ग्लॉसरी में, ठीक है, उस डेफिनेशन को पढ़िएगा, समझिएगा। वो डेफिनेशन बहुत अच्छी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी इकोसिस्टम क्या होता है। आइए समझाते हैं वो। तो देखिए क्या है, अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या है, उसमें मछली भी आ जाती है, शार्क भी आ जाती है, हम भी आ जाते हैं, शेर भी आ जाता है, सब आ जाते हैं। तो क्या होता है, एक सिस्टम जो किसके द्वारा बना हुआ है, फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके द्वारा एक जो सिस्टम बनाया जाता है विथ ईच अदर एंड विथ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये सिस्टम कैसे बनता है, तो देखो इसका एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको। जैसे क्या है, हम हैं इंसान, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिंदे है ना हम लोग, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, और उसी तरह से क्या है, उसी तरह से मान लीजिए एक हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक मान लीजिए गाय है, ठीक है, गाय भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गई है।
तो अब हम दोनों ने मिलकर एक सिस्टम कैसे बनाया है कि हमारा जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स है आजू बाजू, फिजिकल फैक्टर्स जैसे क्या है, मुझे खाने के लिए क्या चाहिए रहेगा, मुझे खाने के लिए अनाज चाहिए रहेगा, गेहूं, गाय को खाने के लिए क्या चाहिए रहेगा, उसे जैसे घास चाहिए रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब हमारे आजू बाजू में जितनी भी फिजिकल चीजें हैं, जो केमिकल इन्वायरमेंट मतलब जैसे हम इनटेक कर रहे हैं ऑक्सीजन, ठीक है, तो हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए रहता है, केमिकल में पानी भी आ जाता है तो वो भी हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए रहता है। तो जब क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी इन्वायरमेंट के आजू बाजू मतलब जो भी उनके बाजू में चीज है उन सारी चीजों से इंटरैक्ट करते हैं, फिजिकल फैक्टर्स हो चाहे केमिकल फैक्टर्स हो, इन सारी चीजों से इंटरैक्ट करने के बाद में वो क्या बनाते हैं, इन सारी चीजों से इंटरैक्ट करने के बाद में जो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जिस इन्वायरमेंट में वो सारी चीजें करते हैं उसे इकोसिस्टम कहा जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंट इन विच दे लिव ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। ये स्टेटमेंट क्या बोलना चाहता है, इसे भी समझ लो, फिर पूरी कहानी को जो अलग अलग टुकड़ों में पड़ी है एक साथ जोड़ देंगे। ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल का मतलब ये होता है, जैसे क्या होता है कि अभी एनर्जी किसके अंदर थी, उस अनाज के अंदर, जो अनाज में अब क्या करने वाला हूं, कंज्यूम करने वाला हूं, अनाज यानी जैसे वीट हो गया, तो अभी तक क्या है, वीट के अंदर एनर्जी है। वीट के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में, वीट के अंदर एनर्जी इस फॉर्म में है कि वीट के अंदर आप देखोगे प्रोटीन है, वीट के अंदर क्या होगा, वीट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, तो वो एक एनर्जी है, ठीक। ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, ये समझाता हूं। तो अब क्या होता है कि मुझे अगर सरवाइव करना है तो मुझे क्या करना होगा, उस वीट को कंज्यूम करना होगा, खाना होगा उस वीट को। अब जब मैं उस वीट को खा लूंगा, उस अनाज को खा लूंगा, तो एनर्जी किसके अंदर आ गई, मेरे अंदर आ गई ना। तो वही चीज होती है यहां पे, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। मटेरियल यानी वो वीट खा गया मैं, तो उस सेंस में क्या है कि इकोसिस्टम कैसे बनता है कि जितने भी, अब डेफिनेशन नहीं देखेंगे, अब आप मुझे सुनो, क्या होता है इकोसिस्टम कैसे बनता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीवित वस्तु हैं, तो सारे जीवित वस्तु क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। इन्वायरमेंट से वो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, जिंदा रह सके। अब वो जिंदा रहने के लिए यूज करते हैं केमिकल फिजिकल फैक्टर्स, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, और जब वो ये चीज करते हैं तब क्या होता है, ट्रांसफर होता है एनर्जी का और मटेरियल का। आगे इस डेफिनेशन पूरी समझ में याद भी हो गई। तीन चीज ध्यान रखना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाद में केमिकल फिजिकल फैक्टर्स, और तीसरी चीज है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। और इसी के साथ में आप इतनी अच्छी डेफिनेशन लिख दोगे जो 12th क्लास का बच्चा भी नहीं लिख पाएगा। तो आपने एनवायरनमेंट की एक परफेक्ट डेफिनेशन दे दी जो कि आपकी बुक में ही दी गई है। क्लियर है? तो ये होता है क्या, इकोसिस्टम। मैंने अभी एनवायरनमेंट कहा ना, तो उसको इकोसिस्टम करेक्ट कर लो, ये इकोसिस्टम होता है। तो व्हाट इज इकोसिस्टम, एक बार फिर से, अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स with each other and with physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। आगे समझ में? तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी जो बहुत वैल्यूएबल है। अब हम देखते हैं इस टॉपिक को, अगर आगे पढ़ते हैं, आपकी बुक में भी दिया व्हाट इज इकोसिस्टम। तो टॉपिक कहां से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स विद द स्टोरी ऑफ रवि। रवि एनसीसी कैंप पे गया है। कौन है रवि? तो वही जो चैप्टर की स्टार्टिंग में आया था, ठीक है, एक इमेजिनरी पर्सन जो हमने बनाया था। तो रवि की स्टोरी में हमने क्या देखा, रवि की स्टोरी में हमने ये देखा कि वो एक एनसीसी कैंप पर है और उनके फ्रेंड्स के साथ में है। तो अब उनके आपस में दोस्त जो रहते हैं, तो बारिश हो रही थी, बोलते हैं कि कितनी अच्छी बारिश हो रही है, ऐसा लगता है कि मैं अपने होम टाउन केरला में हूं। एक फ्रेंड ऐसा बोलती है कि मैं केरला में हूं और इतनी बारिश तो केरला में होती। फिर जो दूसरा फ्रेंड रहता है तो बोलता है कि मैं तो राजस्थान से हूं और राजस्थान में तो हमें बारिश देखने को नहीं मिलती है। तो बोलते हाँ राजस्थान में तो ऊंट होते हैं। तो बोलता है हाँ, ऊंट के साथ साथ वहां लेजर्ड भी होती है, फॉक्स भी होती है, ये सारी चीजें होती है। तो वो क्या बता रहे हैं, इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं कि केरला में जो इकोसिस्टम बनता है, केरला का जो इन्वायरमेंट रहता है वो अलग है, बारिश हो रही बहुत ज्यादा। वहीं पे आप राजस्थान का देख रहे हो तो वहां पे बहुत कुछ अलग है, बारिश नहीं हो रही, वहां पे जानवर अलग है, वहां पे वेजिटेशन अलग है। राजस्थान में जो पेड़ पौधे रहेंगे बहुत कम होंगे, और होंगे भी तो कुछ ही टाइप के होंगे। केरला में जो पेड़ पौधे होंगे बहुत सारे होंगे और वो अलग टाइप के होंगे। आया समझ में? तो उस सेंस में क्या है कि अगर आप देखोगे इस स्टोरी को, पढ़ोगे रवि की, तो आपको क्या समझ में आएगा कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह का इन्वायरमेंट रहता है। वो टीचर से पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह का इन्वायरमेंट है। तो यहां पे टीचर क्या रिप्लाई करते हैं, टीचर ये रिप्लाई करते हैं कि जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स होते हैं तो वो किस तरह के होंगे, वो डिपेंड करता है उनकी इन्वायरमेंट पे। ठीक है, अब इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। देखो, तो ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। डिपेंड्स ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग मतलब क्या है कि वो कैसे एरिया में रह रहे हैं। कैसे एरिया में रह रहे हैं इन द सेंस, देखो ऊंट राजस्थान में क्यों रह पाएगा, क्योंकि
कैमल के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो बिना पानी के काफी दिनों तक चल सकता है, रह सकता है, तो वो डेजर्ट के लिए सूटेबल है। आगे समझ में। वहीं पे अगर मान लो कोई ऐसा एनिमल जैसे पोलार बियर है, मान लो पोलार बियर को आप कहां छोड़ दो, पोलार बियर को अगर आप छोड़ देते हो डेजर्ट में, तो क्या वो रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे ठंडी जगह में रहना पसंद है, उसकी इमीडिएट सराउंडिंग क्या है? कोल्ड क्लाइमेट होना चाहिए। वैसे ही आप कैमल को ले जाके छोड़ दो कहां पर, कैमल को ले जाके आप पोल्स पे छोड़ दो, अंटार्कटिका पे छोड़ दो जहां पे बर्फ जमी रहती है, तो कैमल वहां नहीं सरवाइव कर पाएगा। आया समझ में? तो वही चीज रहती है क्या कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स जो रहते हैं, सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है? वो उनकी इमीडिएट सराउंडिंग पर। कैक्टस के पेड़ आपको राजस्थान में मिल जाएंगे, डेजर्ट में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कम पानी में सर्वाइव कर जाते हैं। आया समझ में? लेकिन वही आपको लश ग्रीन फॉरेस्ट जो केरला में मिल रहे हैं, वैसे के वैसे फॉरेस्ट आपको राजस्थान में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि राजस्थान में सूखा रहता है, तो वहां पे पेड़ उतने लग ही नहीं सकते हैं। तो ये वही बताया गया है कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं? वो उनकी इमीडिएट सराउंडिंग पर, उनके आजू बाजू क्या एटमॉस्फेयर है उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमने देखी जो इंपॉर्टेंट थी। क्लियर? रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। और इस तरह से हम जो देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें, ठीक है, और उनकी जो सराउंडिंग है वो क्या बनाती है? वो मिलकर एक इकोसिस्टम बनाती है। तो अब इसको ऐसे सम अप करो आप, क्या कि डेजर्ट का एक क्या रहेगा? अपने आप में एक इकोसिस्टम रहेगा। कैसे? कि वहां पर रहने वाले जानवर अलग होंगे, वहां पर लगने वाले पेड़ अलग होंगे, वहां पर रहने वाले लोग उस हिसाब से अडेप्टेबल होंगे, वहां का क्लाइमेट वैसा होगा, वहां का एटमॉस्फेयर होगा वैसा, वहां की जो सॉइल होगी वो अलग होगी, तो वो एक इकोसिस्टम बना लेगी, डेजर्ट इकोसिस्टम। आगे समझ में? अब आप सोचो कि एक मछली को आप डेजर्ट में ले जाकर रख दो तो वो रह लेगी क्या? वहां पे नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि मछली का जो इकोसिस्टम होगा, फिश का जो इकोसिस्टम होगा वो अलग होगा। उसे कैसा इकोसिस्टम चाहिए रहेगा? उसे एक तालाब चाहिए रहेगा, तालाब में उसके खाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत होगा तो चल जाएगा, इस तरह से। तो हर इंसान का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपनी सराउंडिंग के साथ में क्या रहता है? अपनी सराउंडिंग के ऊपर वो डिपेंडेंट रहती है, डिपेंड्स ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। और वो जो डिपेंडेंस रहती है वो मिलके क्या बनाती है? एक इकोसिस्टम बनाती है। डेफिनेशन हमने आपको बता दी है, एक्सप्लेनेशन पार्ट पे है। आगे समझ में? तो ये इकोसिस्टम बनता है। तो इकोसिस्टम के अगर एग्जांपल देखोगे आप, तो इकोसिस्टम के क्या एग्जांपल है? इकोसिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल है हमारे साथ में। जैसे रेन फॉरेस्ट का एक इकोसिस्टम होता है। रेन फॉरेस्ट का कैसे इकोसिस्टम होता है कि जहां पे बहुत ज्यादा क्या होती है? बारिश होती है। अब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वहां का एक अलग इकोसिस्टम रहेगा, वहां के जानवर, वहां के पेड़ पौधे अलग रहेंगे। वैसे आप ग्रासलैंड, जो प्लेन एरियाज रहते हैं, वहां का इकोसिस्टम अलग होगा, वहां जानवर अलग होंगे, वहां पेड़ पौधे अलग होंगे। ठीक है। डेजर्ट का जैसे मैंने बताया, वहां का इकोसिस्टम अलग होगा। लेक का इकोसिस्टम अलग होगा। लेक में जो कह सकते हैं एनिमल्स तालाब के अंदर रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप उनसे बोल दो कि चलो डेजर्ट में रह लो, अब तुम्हारा घर शिफ्ट करवा देते हैं हम, तो वो डेजर्ट में नहीं रह पाएंगे ना। क्या रहता है? एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है, एक एनवायरनमेंट के साथ में डिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है। तो वही वाली बात है, जो जानवर कहां रह रहे हैं? तालाब में रह रहे हैं, उन्हें आप रेगिस्तान में नहीं छोड़ सकते हो। और ऊंट को आप ये नहीं बोल सकते हो कि जाओ समुद्र में जाकर रह लो, डूब जाएंगे वो। तो उस तरह से क्या है? डेजर्ट, लेक, पॉन्ड, तो छोटे से छोटा इकोसिस्टम भी तालाब के अंदर, एक कुएं के अंदर भी एक इकोसिस्टम बन जाता है। एक मेंढक है, वो कुएं के अंदर रहता है, पूरा जीवन वहां निकाल देता है। तो एक कुएं के अंदर भी इकोसिस्टम होता है, और एक बड़ा सा इकोसिस्टम जैसे रेन फॉरेस्ट का भी होता है, या फिर कह लीजिए कि एक ओशियन का भी एक इकोसिस्टम होता है। तो हर चीज का अपना एक इकोसिस्टम होता है, और उस इकोसिस्टम में वो क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। आगे समझ में? तो ये था हमारा टॉपिक, व्हाट इज इकोसिस्टम, जो हमने आपको समझाया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में, कि ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, हमने नेचुरल इन्वायरमेंट देखा, नेचुरल इन्वायरमेंट के बाद में इकोसिस्टम देखा, अब हम ह्यूमन इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, कैसे बनता है, वो हम आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होती है वो आपको मैं समझाने वाला हूं। पिछले वीडियो तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? पिछले वीडियो तक हम लोग पढ़ चुके हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। अब ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, ह्यूमन इन्वायरमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, एनवायरमेंट सिर्फ वहां तक सीमित नहीं होती है कि नेचुरल जितने भी कंपोनेंट्स हैं आप उन्हें ही देखो। आप क्या देखते हो? ह्यूमन इन्वायरमेंट में आप दूसरे कंपोनेंट्स को भी देखते हो। जैसे ह्यूमन बींग्स भी कहीं ना कहीं अपनी इन्वायरमेंट के साथ में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं, और अपने यूज के हिसाब से इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। तो यही सारी चीजें हम ह्यूमन इन्वायरमेंट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। बेसिकली अगर ह्यूमन इन्वायरमेंट को पूछा जाए तो इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स बाय इंटरैक्टिंग विद इट एंड मॉडिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड।
अब देखो क्या है, क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स जब अपनी इन्वायरमेंट के साथ में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट कैसे करते हैं, ऐसे बात करते हैं कि हेलो इन्वायरमेंट, हाउ आर यू, ठीक, ऐसा नहीं। इंटरैक्ट करना मतलब कि उनके आजू बाजू जो भी लिविंग, नेचुरल, नॉन नेचुरल सारी चीजें होती है, उनसे इंटरैक्ट करना। जैसे हम क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। हम पानी पीते हैं तो क्या करते हैं, पानी पीने के लिए हम या तो तालाब ढूंढते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, कुछ भी ग्राउंड वाटर को बाहर लाने का सोर्स लगाते हैं, बोरवेल करवाते हैं, वेल बनाते हैं, ये सारी चीजें। तो उस तरह से इन्वायरमेंट के साथ जब हम क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करने के साथ साथ क्या करते हैं, इंटरैक्टिंग विद एंड मॉडिफाई इट, और मॉडिफाई भी कर देते हैं हम उसे। मॉडिफाई करना मतलब उसमें चेंजेस लाना। चेंज क्यों लाते हैं हम किसी भी चीज में, ताकि हमें फायदा मिल सके। एग्जांपल जैसे क्या है, वही मैंने आपको बताया, पानी पीना है आपको, तो या तो आप तालाब के पास जाओगे, तालाब आपके पास थोड़ी ना आएगा, या तो आप तालाब के पास जाओगे, या फिर आप क्या करोगे, अपने घर के पास में एक कुआं बनवा लोगे, ठीक है, बोरवेल बनवा लोगे, जिससे आपको क्या मिल जाए, पानी मिल जाए। तो आप इन्वायरमेंट के साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं। इंटरैक्ट करने के साथ साथ आप मॉडिफाई कर रहे हैं इन्वायरमेंट को। मॉडिफाई कर रहे हैं किस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर नीड, मतलब आप आपकी जरूरतों के हिसाब से चीजों को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट, और इस तरह से ह्यूमन इन्वायरमेंट बनता है। ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट करके इन्वायरमेंट बनाते हैं। हो गया ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखो क्या है, दो कहानियां हैं, दो कहानियां मतलब अर्ली ह्यूमंस की और मॉडर्न ह्यूमंस की। तो पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट नहीं करते थे, मतलब इन्वायरमेंट में रह तो नेचर पे ही रहते थे ना, वो इकोसिस्टम होता था उनका भी, एक सर्वाइव करने के लिए वो भी नेचर के साथ ही रहते थे। लेकिन पहले के समय में क्या होता था, ह्यूमन बीइंग्स अपनी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे अपनी नीड्स के साथ में, या फिर कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट को ज्यादा मॉडिफाई नहीं करते थे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, पहले क्या है, पहले भूख लगती थी तो ऐसा नहीं है कि खाना बनाएंगे वो मॉडिफाई करेंगे इन्वायरमेंट को। पहले भूख लगती थी तो क्या है कि कुछ भी जानवर जा रहा है, कोई भी हिरण जा रही है, हिरण को पकड़ा, मार दिया और वैसे के वैसे खा गए उसे। तो इस तरह से पहले ह्यूमन बीइंग्स बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, जो अर्ली ह्यूमंस होते थे, ठीक है। तो अर्ली ह्यूमंस बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, ठीक है, वो ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करते थे इन्वायरमेंट के साथ में, वो उसे मॉडिफाई नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न ह्यूमंस आते चले गए, जैसे जैसे हम क्या हो गए, टेक्नोलॉजिकली हम डेवलप होते चले गए, हमें स्किल्स मिलती चली गई अलग अलग चीजों की। जैसे हमने फायर की डिस्कवरी कर ली, जब हमने फायर की डिस्कवरी कर ली तो अब हम वो हिरण जो मारते थे तो उसे क्या करने लगे, पका के खाने लगे, ठीक है, पका के खाने लगे। फिर कहीं से मसाले मिल गए, स्पाइसेस मिल गई, तो हम उसमें स्वाद लाने लगे, चरका मीठा करने लगे उसे। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से मॉडर्न ह्यूमंस जो हैं, तो मॉडर्न ह्यूमंस क्या करते हैं, मॉडर्न ह्यूमंस ने इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्शन और उसे मॉडिफाई करना, ये स्पीड अप कर दिया। ये काम उन्होंने क्या कर दिया, तेज कर दिया। किसने तेज कर दिया, मॉडर्न ह्यूमंस ने। आया ना समझ में ये। तो उस तरह से क्या है, एक गैप था अर्ली ह्यूमंस और मॉडर्न ह्यूमंस के बीच में, कि अर्ली ह्यूमंस ज्यादा क्या करते थे, इन्वायरमेंट को मॉडिफाई नहीं करते थे, उनकी नीड्स जो रहती थी तो वो इंडिविजुअल नीड्स को कॉम्प्रोमाइज करके चलते थे। लेकिन जो मॉडर्न ह्यूमंस है, तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने नई नई टेक्निक सीख ली, या फिर कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। तो ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट। हाउ, सवाल ये आया कि मॉडर्न, अगर ये मॉडर्न ह्यूमंस थे, ये मॉडर्न ह्यूमंस अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करना सीख गए थे, या फिर अपनी इन्वायरमेंट को यूज करना सीख गए थे, तो इन्होंने कैसे किया, ठीक है, ये वाली लाइन कि ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट। सवाल ये आता है कैसे, कैसे सीखा उन्होंने। तो कैसे सीखा, दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, तो अब इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, उन्हें कहीं से बीज मिल गए, उस बीज को वो सो करते थे, फिर खेती करना चालू कर दी। तो इस तरह से क्या कर दिया, वो अपने जरूरतों के हिसाब से इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करने लगे, ठीक है। और देखो, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ। एग्जाम्पल गिवन में जैसे हम देखेंगे अभी और आगे चीजें, तो क्या करना स्टार्ट कर दिया ह्यूमन बीइंग्स ने, इन्होंने जानवरों को पालना चालू कर दिया। उन्हें दिख रहा था कि यार वजन बहुत ज्यादा उठाना पड़ता था, ठीक है, जैसे अर्ली ह्यूमंस क्या है, सब अपने कंधे पे उठा के चलते थे सारी चीजें। तो उन्होंने क्या सोचा कि जानवर भी तो जा रहे हैं, जैसे गधा है, ठीक है, घोड़ा है, तो क्या करेंगे, इनकी पीठ पर सामान लाद दिया करेंगे। तो उस तरह से उन्होंने दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ। फिर पहले क्या होता था, पहले वो घूमते रहते तो कोई घर नहीं होता था, लेकिन फिर जब थोड़ा सा उन्हें समझ आने लगी तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। एक गुफा जो होती है ना, डेन, तो उसमें जाके शेर को भगा दिया और शेर की जगह खुद रहने लगे। तो इस तरह से क्या करना स्टार्ट कर दिया, सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट कर दी। पहले गुफाओं में रहते थे, फिर बाहर आके खुद घर बनाना स्टार्ट कर दिया, पत्थरों से, लकड़ियों से, इन सारी चीजों से। तो ऐसे क्या होने लगा, धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, दे लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट। वो अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करना सीख गए और जीना सीख गए। हाउ, तो मैंने आपको ये बताया। और एग्जांपल देखेंगे तो जैसे व्हील का इन्वेंशन कर लिया, तो अब क्या है, अब
ज्यादा सामान भी ले जाना रहता था, वजन भी काफी ले जाना रहता था, तो वो चक्कों पे ले जाते थे, पहिए पे ले जाते थे, व्हील्स पे ले जाते थे, तो आसानी से चले जाता था। प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस फूड्स, पहले क्या होता था, पहले खाना उतना जितना भूख लगती थी उतना ही खाना, हिरन को पकड़ा मार दिया खा लिया बाकी छोड़ दिया। लेकिन अब क्या है, जब वो खेती करना सीख गए तो उन्होंने देखा कि यार एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लो, उसको स्टोर करके रखेंगे तो कल को जब कुछ नहीं मिलेगा तो खाने के लिए सही रहेगा, तो सरप्लस फूड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से क्या है, ह्यूमन बीइंग्स जो थे, तो अर्ली ह्यूमंस जो थे, अर्ली ह्यूमंस से मॉडर्न ह्यूमंस तक आते आते उन्होंने काफी कुछ सीख लिया कि इन्वायरमेंट के साथ में कैसे रहना है। ठीक है, अब देखो क्या है, अब यहां पे एक और चीज देखें, नो डाउट टुडे वी आर एबल टू अचीव वॉट एवर वी वॉन्ट। आज उसमें कोई शक की बात नहीं है, हम जो भी चाहते हैं वो अचीव कर लेते हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो भी चाहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स को अगर दिख रहा है कि यार ये नदी के उस पार जाना है, उन्होंने ब्रिज बनाना सीख लिया। ह्यूमन बीइंग्स को दिख रहा है कि क्या हमें उड़ना है हवा में, एरोप्लेन बना लिया। तो ये सब कुछ हम कैसे सीख गए, थ्रू इंटरैक्टिंग विथ आवर इन्वायरमेंट। तो हम हमारे इन्वायरमेंट के साथ में इंटरैक्ट करके, उसे मॉडिफाई करके, हमारी जितनी भी नीड्स होती हैं, हमारी जितनी भी जरूरतें होती हैं, हम हर चीज को क्या कर पा रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं, पूरा कर पा रहे हैं। तो अब क्या है, यहां पे आप देखोगे तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है ह्यूमन बीइंग्स की, तालियां बजना चाहिए ह्यूमन बीइंग्स के लिए। लेकिन हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, क्या, बट ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लीव एंड यूज देयर इन्वायरमेंट इन अ हार्मोनियस वे। हार्मोनियस मतलब क्या है, एक हार्मनी के साथ में, एक पीसफुल नेचर के साथ में हमें ये सीखना होगा कि हम इन्वायरमेंट को मॉडिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि कल हम इस हद तक मॉडिफाई कर दें कि हमें सरवाइव करना मुश्किल हो जाए। जैसे आज के समय में हम एग्जांपल देखें, पेड़ काटते थे घर बनाने के लिए, चलो अच्छी बात है, अब घर में जैसे यहाँ पे देखा ना, दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ। आप सेटल्ड लाइफ जी रहे हो तो आप पेड़ काट रहे हो, लेकिन आपने इतने पेड़ काट दिए कि अब आपको ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगेगी, आपका इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा पूरा, ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा क्या, कि ह्यूमन बीइंग्स सब कुछ अचीव कर सकते। मान लिया कि ह्यूमन बीइंग्स नेचर से भी ऊपर हो गए, टेक्नोलॉजी आ गई, सारी चीजें आ गई, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग्स ये नहीं सीखते हैं कि किस तरह से इन्वायरमेंट के साथ एक हार्मोनियस वे में रहना है, किस तरह से एक पीसफुल नेचर में, एक कह सकते हैं एक शांतिपूर्ण तरह से रहना है, तो क्या होगा, तो कल को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। अब इसी टॉपिक के साथ में आपका थ्योरी पार्ट पर चैप्टर कंप्लीट होता है। एक वीडियो अभी हम बनाएंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे, कि एनसीईआरटी जो आपके पीछे बैक पेज पर क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होने वाले हैं वो डिस्कस कर लेंगे, और क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस कर लेंगे हम। और उसी के साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्या है, और उसी के साथ साथ में इस चैप्टर से कुछ कीवर्ड्स वगैरह जो है, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे की फैक्ट्स फ्रॉम इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब जो हमारा चैप्टर है, क्लास 7th जियोग्राफी का चैप्टर है इन्वायरमेंट। तो इस चैप्टर में से क्या क्या कुछ फैक्ट्स फिगर्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, जो 1 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए पिछले वीडियो तक हम चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं, मतलब कि हमने चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे, इन्वायरमेंट क्या होती है, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होती है, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होती है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, सारी चीजें पढ़ चुके हैं। और उसी के साथ साथ में हमने इकोसिस्टम को भी पढ़ा है। तो ये सारा सब कुछ पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है कि इस चैप्टर से कुछ जो की फैक्ट्स थे, जो बॉक्सेस थे, जो सारी चीजें छूट रही थी, तो वो सारा सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर से। देखो तो उस चैप्टर से अगर कुछ छूटे ना, इस पर्सपेक्टिव से, जैसे एक वर्ड ओरिजिन का एक बॉक्स छूट गया था, ठीक है, डू यू नो का एक फैक्ट छूट गया था, और ग्लॉसरी में बार्टर सिस्टम था। तो जो अर्ली ह्यूमंस हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, अर्ली ह्यूमंस क्या करते हैं, अर्ली ह्यूमंस डिपेंडेंट होते थे किस चीज पर, अर्ली ह्यूमंस डिपेंडेंट होते थे बार्टर सिस्टम पर। तो उस बार्टर सिस्टम को हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ फिर ये कुछ वर्ड ओरिजिन और ये है, तो ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। पहला अगर वर्ड ओरिजिन देखें, इन्वायरमेंट जो हमारा चैप्टर है, इन्वायरमेंट वर्ड ओरिजिनेट कहां से हुआ, ये सवाल है। इन्वायरमेंट वर्ड ओरिजिनेट हुआ है एक फ्रेंच वर्ड से, ठीक है। आप लोग, बहुत से लोग फ्रेंच पढ़ते होंगे आपके स्कूल में, तो फ्रेंच वर्ड है एक इन्वॉर्नर या फिर इन्वॉर्नर, ठीक है। तो इन्वॉर्नर या इन्वॉर्नर जो शब्द है, ये शब्द का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है नेबरहुड, ठीक है। इन्वॉर्नर का मतलब होता है नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब ये होता है कि आपके जो आजू बाजू में है। अब हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या देखा था कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, हमारे आजू बाजू जो भी चीजें होती है वो क्या होती है, इन्वायरमेंट होती है। तो अब उस चीज को पढ़ने के बाद में आपको समझ आया होगा या फिर ध्यान आ गया होगा
कि हम क्यों बोलते हैं कि हमारे आजू बाजू की हर चीज इन्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो रूट शब्द है उसका, ठीक है, जो रूट वर्ड है वो इन्वॉर्नर से बना है, फ्रेंच वर्ड से, और जिसका मतलब ही क्या होता है, नेबरहुड होता है, ठीक है। तो ये एक वर्ड ओरिजिन में एक इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर आगे अगर देखते हैं तो डू यू नो में आपको पता है 5 जून जो होता है, हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, तो 5 जून आपको ध्यान रखना है। 5 जून जो है तो वो क्या है, उस तारीख को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, ठीक है। अब ग्लॉसरी में एक टर्म था, देखो इन्वायरमेंट वाली ग्लॉसरी तो हमने आपको समझा दी थी, इकोसिस्टम वाली जो एक ग्लॉसरी में टर्म इकोसिस्टम था उसे अच्छे से समझा दिया था। अभी हम ग्लॉसरी का एक जो टर्म बचा है हमारा वो है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को समझेंगे। अर्ली ह्यूमंस जो थे ना, अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, बार्टर सिस्टम पर डिपेंडेंट रहते थे। बार्टर सिस्टम होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, फिर समझाऊंगा कि कैसे डिपेंडेंट रहते थे। तो इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। आज क्या होता है, आज आपको चॉकलेट लेने जाना है दुकान पे, तो आप चॉकलेट वाले को क्या दे के आओगे, पैसे दे के आओगे, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मनी को यूज नहीं किया जाता था, पहले चीजों को बदलने के लिए चीजें इस्तेमाल की जाती थी। चीजें होती क्या है अब देखो मैं बताता हूं। जैसे आपको ये क्या चाहिए, ये स्टाइलर चाहिए, ठीक है, मार्कर चाहिए आपको, तो अब आप मुझे क्या देंगे बदले में, पैसे देंगे आज तो। लेकिन अगर हम इस ट्रांजेक्शन को बार्टर सिस्टम के हिसाब से करें, ठीक है, तो आप क्या देंगे, आप उधर से मान लो मुझे क्या है, कॉपी दे देते हो, मैं आपको ये मार्कर दे दूंगा, तो ये हमारे बीच में ट्रांजेक्शन हो गया। तो पहले ऐसे ही ट्रांजेक्शन होता था। जैसे इन अंकल को क्या चाहिए, फिश चाहिए, तो ये फिश इनसे ले लेंगे और इन्हें मीट दे देंगे, ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। यहां पे क्या है, इनके पास में फ्रूट्स हैं, इनके पास में क्या है, एनिमल्स हैं, तो आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। आगे समझ में। तो पहले आपको आपकी जो भी जरूरतें रहती थी, तो आप पहले जरूरतें कैसे पूरे करते थे, पहले आप आपकी जरूरतों को इस तरह से पूरा करते थे, आप क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे गुड्स को। तो बार्टर सिस्टम इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बिना पैसे के इस्तेमाल किए गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। और आज हम क्या करते हैं, आज हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं लेकिन पैसों के थ्रू। आपको जो चाहिए आप पैसे दे दो, उन्हें जो चाहिए रहेगा वो पैसे देके खरीद लेंगे, ऐसे एक्सचेंज करते हैं। वो बात अलग है कि हम क्लास में अभी भी बार्टर सिस्टम चलाते हैं। कैसे, आपने किसी से पेन ले लिया, उसको उसके बदले में क्या दे दिया, इरेजर दे दिया, तो इस तरह से वो एक्सचेंज आज भी चलता है आपके क्लासरूम में, ठीक है। अब अगर इस चीज को मैं जोड़ूं किससे, कि अर्ली ह्यूमन बींग्स क्या करते थे, हमने बताया था कि बहुत सिंपल लाइफ जीते थे वो, तो उनके पास पैसा तो होते नहीं थे, मनी तो इन्वेंट ही नहीं हुआ था उस समय पे। तो जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो उस समय पे वो क्या करते थे, उनके पास जो भी सामान रहता था तो वो दूसरे को दे देते थे, दूसरे से कुछ सामान ले लेते थे। तो अर्ली ह्यूमंस इस तरह से इस सिस्टम में डिपेंडेंट थे, इस सिस्टम में जी रहे थे। क्लियर है। तो यही सारा सब कुछ पढ़ा हमने, जो की फैक्ट्स बचे थे हमारे इन्वायरमेंट चैप्टर से उसे कंप्लीट किया है। अब हमारा चैप्टर जो है थ्योरी पार्ट पे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर के सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सारी चीजें, सारे की फैक्ट्स, ग्लॉसरी, मीनिंग सब कुछ समझा चुके हैं हम, ठीक। अब यहां पे मेरा पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे भी, और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस भी करेंगे कि क्या आंसर है उनका। तो उसी के साथ हमारा चैप्टर थ्योरी पार्ट पर भी और क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट पे भी, दोनों पार्ट पर कंप्लीट हो जाएगा और फिर चैप्टर को एक पूर्ण आहुति दे देंगे। इस चैप्टर में अगर किसी प्रकार के डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है।